हेलो बच्चों, वन मोर टाइम वेलकम एवरीवन। प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लास में इसके एग्जांपल किए थे अपन ने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड थे। आज हमको इसी थ्योरम पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है, पार्ट 4 है लेक्चर का। और आज जो हम कवर करेंगे वो है एक्सरसाइज 13.2। देखो, जो एक्सरसाइज 13.2 के जो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फॉर्मूले। एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का तो ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब वो थ्योरम है, बट वो फॉर्मूला कैसे काम करता है मैं को समझा देता हूँ। जैसे ए के बाद आपने बी और बी के बाद में आपने सी इवेंट अगर किया है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे इन सब की, कॉमन प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले ए निकलेगी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ए बी। ठीक है, ए अपना फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। तीन अगर होंगे तो तीन इवेंट होंगे तो तीन बार यूज़ करेंगे, दो इवेंट होंगे दो बार करेंगे, जितने इवेंट होंगे उतनी बार अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, आपको इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के ये बराबर होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, दो बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5, बी दे रखा है 1/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इसने इंडिपेंडेंट बोला है, तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन अपन पहले लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है, ए और बी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है 3/5 और बी आपको दे रखा है 1/5। तो ये आपका आ जाएगा 3/25, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर सीधा अपना आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। दो कार्ड्स आपने रैंडम निकाले हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और वापस रिप्लेस नहीं किया है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होती है, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। देखो, प्लेइंग कार्ड्स की अगर हम बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर दो तरह के कार्ड्स होते हैं। तो कलर के बेसिस पे एक ब्लैक कलर्ड कार्ड होते हैं और एक होते हैं रेड कलर्ड कार्ड। तो ब्लैक कलर जो कार्ड होते हैं, उन ब्लैक कलर्ड के अंदर एक होता है स्पेड, जिसको हम काला पान भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है क्लब, जिसको अपन चिड़ी का पत्ता कहते हैं। रेड के अंदर एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है ना, ये चार तरह के पत्ते यहाँ पर होते हैं। तो देखो, टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और दोनों ही तरह के जो पत्ते होंगे वो 26 और 26 होंगे, और हर टाइप जो होगा वो 13-13 पत्ते इसके होते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको, आई होप आपको पता होगी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने दो कार्ड्स निकाले हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ई जो है वो फर्स्ट कार्ड ब्लैक है, फर्स्ट कार्ड ब्लैक, और जो एफ है वो है सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड भी क्या है, ब्लैक है। तो अगर फर्स्ट कार्ड आपके ब्लैक है तो मैं इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ ई एफ। ठीक है ना, क्योंकि ई और एफ दोनों इवेंट हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इवेंट क्या हो जाएगा, पहले आपने ई इवेंट किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर उसके बाद में आपने एफ इवेंट किया है ओवर ई, ई के ऊपर आपने एफ इवेंट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होना चाहिए, ई फर्स्ट कार्ड ब्लैक है। जब फर्स्ट कार्ड निकाला तो ब्लैक कार्ड कितने थे, आप बोलोगे 26 कार्ड थे, और टोटल कार्ड कितने थे, टोटल कार्ड थे 52। टोटल कार्ड कितने थे, 52। फिर एफ बाई ई का मतलब ये हो गया कि आपने सेकंड कार्ड निकाला जब आप फर्स्ट कार्ड निकाल चुके हो उसके बाद, और रिप्लेसमेंट आपने किया नहीं है, तो इसका मतलब कार्ड तो कम हो चुके हैं। तो सेकंड कार्ड जो ब्लैक कितने बचे हैं, पहली बात तो ब्लैक कार्ड बचे कितने, 26 कार्ड थे पहले, एक आप निकाल चुके, तो कितने कार्ड बचे हैं, 25 बचे हैं। और टोटल कार्ड्स भी आपके कितने हो गए हैं, 51 हो गए हैं। पहले 52 थे, वो 51 हो गए, एक कार्ड क्या हो गया आपका, कम हो गया है। तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 26 दूनी 52 और 51 इंटू 2, 50 और 200 होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 120।
2 हो जाएगा। तो 25/102 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रेंडमली सेलेक्टेड। देखो बॉक्स को अपन इंस्पेक्ट कर रहे हैं और 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो यही से पता पड़ जाता है कि कुछ रिप्लेसमेंट करके कुछ खींचा गया है, तो मतलब समझ जाओ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा हम कैसे पहचानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है? आप मल्टीपल इवेंट को होते हुए देखोगे और फिर आपसे फाइनली पूछा जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो इवेंट जो है वो रेंडमली सेलेक्ट करने हैं ऑरेंजेस। ठीक है ना, 3 ऑरेंजेस आपको सेलेक्ट करना है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अब तीनों ऑरेंज अगर अच्छे होंगे तो ही अप्रूव माना जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड। देखो जो गुड ऑरेंज दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में वो आपको 12 दे रखे हैं। ठीक है, और जो बैड 1 दे रखे हैं, बैड ऑरेंज, वो आपको 3 दे रखे हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बैग है वो अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। अब सेल के लिए अप्रूव मतलब अच्छा ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपके 3 इवेंट हुए हैं। अपन इसको EFG में मान लेते हैं, या ABC भी कर लेते हैं, इसको अपन ABC कर लेते हैं। ठीक है, ABC थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, तो अपन इसको A, B और C में कर लेते हैं। तो हो क्या रहा है, A के बाद B हो रहा है और B के बाद क्या हो रहा है, C हो रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी A B C की अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी A की लिखेंगे क्योंकि पहले आपने A इवेंट किया है, फिर आप B इवेंट कर रहे हो ओवर A, और उसके बाद में आप C इवेंट कर रहे हो ओवर AB। तो एग्जैक्टली ये आप कर रहे हो। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ABC इवेंट कौन सा है। तो ABC जो इवेंट है, क्योंकि आपको अप्रूव करना है तो तीनों अच्छे होने चाहिए। तो ये गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी है, ये भी गुड ऑरेंज, और ये भी क्या है, थर्ड वाला भी क्या है, गुड ऑरेंज। मतलब तीनों ही केस में आपने गुड ऑरेंज निकाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए जो है वो गुड ऑरेंज की, तो सबसे स्टार्टिंग में कितने गुड ऑरेंज है, तो स्टार्टिंग में गुड ऑरेंज कितने हैं, 12 है। और टोटल कितने ऑरेंज है, तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। टोटल कितने ऑरेंज है, 15 ऑरेंज है। तो 15 आपके टोटल ऑरेंज है। फिर नेक्स्ट टाइम देखो, अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में मेंशन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, मतलब रिप्लेसमेंट वापस नहीं किया है तो कम हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट नहीं किया तो कम हो जाएंगे। तो अगली बार कितने अच्छे ऑरेंज कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। ठीक है ना, और टोटल ऑरेंजेस कितने बचेंगे, 14 ऑरेंज बचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर उसके नेक्स्ट टाइम पे अब ऑरेंज कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। ठीक है, और टोटल कितने ऑरेंज बचेंगे आपके, 13 ऑरेंज आपके बचेंगे। तो आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। 3 से काट दिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यहाँ से 5 2 जा 10। ठीक है, 2 से 14 कट जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। यहाँ से और कुछ नहीं कट रहा है, तो 11 चौक 44 और 13 सत्ते 91 यानी कि 91। तो 44/91 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दैट्स सिंपल। इतना ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1.5-2 नंबर का, तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसको अटेंड करना है। अब फेयर कॉइन, देखो फेयर कॉइन है और अनबायस्ड डाई, मतलब दोनों क्लियर है। अनबायस्ड डाई मैंने आपको क्या बताया था, जो क्लियर डाई होती है, जो अपना आंसर एकदम सटीक देती है, उसको अपन अनबायस्ड डाई बोलते हैं। ठीक है ना, जो बायस्ड डाई होती है वो अपना आंसर एकदम क्लियर नहीं देती है। ठीक है, फेयर कॉइन भी उसी को बोलते हैं जिसका आंसर क्लियर होता है, इनकी प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है। तो फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई को आपने क्या किया है, टॉस किया है। ठीक है, दोनों को टॉस किया है। लेट ए बी द इवेंट, ए इसने जो इवेंट दिया वो क्या दिया है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड आया है। एंड बी जो है वो उसने एक इवेंट दिया है 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई, तो डाई पे क्या आया है, 3 आया है। अब आपको चेक करना है कि चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं। तो हो क्या रहा है, पेयर कॉइन और जो डाई है उस दोनों का अपन ने टॉस किया है। तो कॉइन, मान लो कॉइन पे हेड आया, तो हेड के बाद 1 आ सकता है, हेड के बाद 2 आ सकता है, हेड के बाद 3, हेड के बाद 4, हेड के बाद 5 और हेड के बाद 6 आ सकता है। फिर टेल के बाद 1, टेल के बाद 2, टेल के बाद 3, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5 और टेल के बाद 6 आ सकता है। ये आपका सैंपल स्पेस है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप इंडिविजुअल देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप निकाल दीजिए, है ना। ए जो है वो कौन सा इवेंट है,
हेड ऑन कॉइन, तो कॉइन पे हेड कब कब आया है, एक कौन कौन सा इवेंट है, तो हेड हेड कब कब आया, चेक कर लीजिए आप हेड कब कब आया है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 बार हेड आया है, और टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल है 12 इवेंट, टोटल 12 इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 6/12 है ना, 6 बार आया ना, H1 H2 H3। ठीक है, हेड जो है वो कितनी बार आया, खाली 6 बार, हेड की बात कर रहा हूँ खाली, वो 6 बार आया है। तो 6/12 यानी कि 1/2, ये ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वैसे ही बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बी कौन सा इवेंट है, बी 3 ऑन डाई, डाई पे 3 कितनी बार आया है, तो देखो डाई पे 3 कितनी बार आया है, एक तो H3 के अंदर डाई पे 3 आया है, एक T3 के अंदर भी डाई पे क्या आया है, 3 आया है। तो डाई पे 3 कितनी बार आया बच्चों, 2 बार आया है। टोटल इवेंट कितने हैं आपके, 12 है। कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए बेटा, एक काम और कर लीजिए, आप ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो पता होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों का कॉमन, जो दोनों में हो रहा है, ए में भी हो रहा है और जो बी में भी हो रहा है। तो ए में हेड ऑन कॉइन बिल्कुल, और बी का 3 ऑन डाई, तो हेड ऑन कॉइन भी होना चाहिए और डाई पे 3 भी होना चाहिए, हेड और 3 दोनों होने चाहिए। तो हेड और 3 दोनों कहाँ है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, हेड और 3 दोनों इस जगह पर एक ही बार यहाँ पे आए हैं, इसको मैंने मार्क किया है हेड और 3, तो हेड और 3 दोनों ही होने चाहिए। तो ये दोनों एक ही बार आए हैं, ओनली सिंगल वन टाइम। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 1/12। अब इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए आपको ये चेक करना होता है, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट होने के लिए चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आता है। ठीक है ना, ये अब सबसे खास है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपना आ चुका है 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपना आया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपना आया है 1/6, यानी 1/12 इज इक्वल्स टू 1/12। तो ये बराबर है, यस। अपन क्या लिखेंगे इसको, यस दिस इज द इंडिपेंडेंट, यस ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है सभी को, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट। अब देखो डाई को इसने टॉस किया, ठीक है, अब डाई पे क्या क्या मार्किंग उसने कर रखी है, तो जो 1 2 3 है उसको रेड से मार्क कर रखा है, और 4 5 6 को ग्रीन से मार्क कर रखा है। इसका मतलब 1 2 3 अगर आएगा तो साथ में रेड भी आएगा, 4 5 6 अगर आएगा, ठीक है, तो साथ में क्या आएगा, ग्रीन आएगा, क्योंकि 4 5 6 को ग्रीन से टॉस किया है, और जो 1 2 3 उसको किससे टॉस किया है, रेड से। टॉस मतलब सॉरी कलर किया है ना उसको, फिर टॉस किया है उसको। ठीक है, तो चलिए इसका सैंपल स्पेस अपन सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, रेड से 1 2 3 है ना, तो रेड से 1 है, रेड से 2 है, और रेड से क्या है 3 है, और ग्रीन से 4 5 6 है, तो ग्रीन से 4 है, ग्रीन से 5 है, और ग्रीन से क्या है 6 है। तो ये जो इवेंट है इसके अंदर टोटल 6 आपके इवेंट यहाँ पे हुए हैं, 6 आपके आउटकम्स है, टोटल 6 है आपके ना, टोटल हमेशा पता होना चाहिए। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, ए जो है वो ये है कि नंबर जो है वो इवन है, तो आप बता दीजिए इसमें से इवन नंबर कौन कौन है ना, इवन नंबर कौन कौन है भैया। ठीक है, रेड का 2 इवन है, ग्रीन का 4 इवन है, और ग्रीन का 6 इवन है, यानी कि टोटल 3 जो है वो कैसे हैं, इवन है। ठीक है ना, 3 आपके इवन नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपकी ए पे निकल जाएगी, तो मैं निकाल देता हूँ बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/6। वैसे ही बी निकाल दीजिए आप, 3/6 यानी 1/2। बी क्या है आपका, बी द इवेंट नंबर इज रेड, नंबर कैसा है, रेड है। अब नंबर रेड है तो रेड नंबर कौन कौन सा इसके अंदर, रेड नंबर 3 है, कौन कौन से, R1 है, R2 है, और R3 है, तीनों नंबर कैसे हैं, रेड है, तो रेड नंबर भी 3 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/6, यानी ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये चेक करना है आपको ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी भी आप लगे हाथ निकाल दीजिए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एक पल के लिए रुक के सोचना, नंबर इवन भी होना चाहिए और नंबर रेड भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए इवन भी, तो रेड में इवन कौन है, तो रेड में इवन खाली एक नंबर है, वो है R2, रेड में इवन खाली एक ही है R2।
और बता दीजिए आप कौन सा है, नहीं है। तो रेड में वन खाली कौन है, R2, तो खाली एक ही नंबर है, ओनली सिंगल नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिंगल नंबर है तो 1/6, ये ए इंटरसेक्शन भी आएगा। अब इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या चेक करते हैं अपन, अगर इंडिपेंडेंट है तो हम कैसे चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा 1/2, बी कितना है 1/2, सेम ही है। तो ये तो 1/4 आ रहा है और ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। इस केस में ये इंडिपेंडेंट नहीं है, में से पहला इवेंट अपने को मिला है जो इंडिपेंडेंट नहीं प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर इवेंट को देख के तुक्का लगा दो कि यार वो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स विद पीई आपको दे रखा है 3/5, पीई 3/5, पी एफ दे रखा है 3/10 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 1/5। यह पूछ रहा है आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये तो सीधा क्वेश्चन है। देखो ई इंटरसेक्शन एफ अगर पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको 1/5 दे रखा है, पी ई कितना दे रखा है आपको 3/5 दे रखा है और पी ऑफ एफ कितना दे रखा है 3/10 दे रखा है, ठीक है। सॉल्व अगर आप करोगे इसको आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये किसी भी एंगल से बराबर नहीं आ रहा है ना। आप चेक करोगे यहाँ तो 1/5 है बट यहाँ पर क्या आ रहा है 3 3 जा 9 और 5 और 10 50 आ रहा है, जो कि किसी भी एंगल से बराबर नहीं है। अब क्योंकि ये इवेंट बराबर नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता लिख देते हैं अपन इंडिपेंडेंट, पर नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए आपको दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है एंड पी बी आपको पी दे रखा है, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो पहला क्वेश्चन है ना, पहला इसने बोला है कि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मानना है और क्या निकालना है, पी निकालना है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी है ना, यहाँ पे ए और बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 आएगा और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो वो 0 आएगी। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। तो यहाँ पर मुझे यूनियन का फॉर्मूला दे रखा है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी आपको क्या दे रखा है बच्चों, ए यूनियन बी दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको इसने पी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों, ठीक है ना, इसको इसी पेन से लिखता हूँ, 3/5 से 1/2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपको पी मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, 5 और 2 कितना हो गया आपका 10, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो 1/10 आ रहा है। तो पी का जो आंसर है वो 1/10 आपका आएगा, ठीक है, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो। पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड बोला है इसने कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो सेकंड जो केस है उसको भी देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। तो जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मुझे नहीं गिवन है, मुझे यूनियन गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये अपने को ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों की मदद से इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। देखो इंटरसेक्शन अपने को
नहीं दिया अपने को, यूनियन दिया है, तो इंटरसेक्शन बेशक अपने को निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन इस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो अपने को दे रखा था 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अपने को पी दे रखा था, तो ये अल्टीमेटली p/2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, p/2 को पुट करना है इन सेकंड, इसको सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, ये दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, वापस लिख दिया मैंने गलती से, इसको मिटा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रखोगे आप, p/2 बराबर ए कितना है आपका 1/2, बी कितना है आपका p है, माइनस ए यूनियन बी कितना है आपका, तो ए यूनियन बी है आपका 3/5, ठीक है ना, 3/5। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो p को उधर भेज दीजिए, तो p/2 या इसको इधर भेज दीजिए और इन दोनों को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 1/2 और 3/5 सा, चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, या मैं एक बार लिख के देता हूँ ढंग से ताकि आपको दिक्कत ना है। तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू p माइनस p/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 माइनस 1 5, यानी कि 1/10, और यहाँ से एक से आधा गया तो आधा ही बचेगा, यानी p/2 बचना चाहिए। ठीक है, 2 5 जा 10, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा 1/5 अपना आ जाएगा। तो p का आंसर 1/5 है। तो देखो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो अपना आंसर 1/10 था, और जब इंडिपेंडेंट हुआ तो अपना आंसर 1/5 है। इससे भी पता पड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेम चीजें नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है, चीजें ही अलग अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी को उसने माना है कि वो इंडिपेंडेंट है, विद पी ए आपको दे रखा है 0.3 एंड पी बी आपको दे रखा है इसके अंदर 0.4। फाइंड, सबसे पहले तो इसने निकालने के लिए बोला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका तो सीधा फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और ये फॉर्मूला तब भी लगता है जब इंडिपेंडेंट हो, और उसने इंडिपेंडेंट दिया है। तो 0.3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.4 से, ठीक है ना, 3 4 जा 12, तो आंसर होगा 0.12। ये तो अपना ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, दिस वन फर्स्ट आंसर। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए और बी रख दीजिए बेटा। ए कितना है 0.3, बी कितना है 0.4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी आपका आया 0.12। ठीक है ना, तो 4 और 3 7 आ गया, 0.7 से 0.12 को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 10 में से 2 गए तो आपके 8 आएंगे। ठीक है, 10 में से 2 गए तो आपके 8 आएंगे, और 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, तो 0.58 आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 0.58। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो 2 पार्ट तो आपके सॉल्व हो गए हैं, बाकी 2 और निकालने हैं, इसको भी निकाल देते हैं। थर्ड पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बाय बी है ना, तो बाय बी नीचे आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना बच्चों 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका 0.4। ठीक है ना, 0.4। तो 0.12 से 0.4 को काट दीजिए बेटा, तो 4 3 जा 12, और ये आपका आ जाएगा 0.3। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है अपन, बी बाय ए भी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए उल्टा नहीं कर देना है जस्ट, ठीक है ना, पूरा चेंज होता है इसके अंदर। बी इंटरसेक्शन ए अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको करना पड़ेगा। तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है, आपको बोलना नहीं है बार बार, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो ये 0.12 ही आएगा, लेकिन ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग है इस बार।
ए जो है वो है 0.3, तो 0.3 से काटा तो इस बार कितना आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, तो बी बाय ए जो है वो 0.4 है। सेम आंसर नहीं आता है बच्चों। क्लियर है? ये चारों आपके सॉल्व हो चुके हैं, चारों आपको ध्यान रखना है, इस तरह से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4, probability of b is equals to 1/2 and a intersection b is 1/8. Find p, not a and not b। ठीक है, p जो है ये आपको निकालना है, और ऐसा दिया गया है कि जो p है मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट a और नॉट b की प्रोबेबिलिटी है। तो बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a एंड नॉट b, तो नॉट जब भी लगेगा इसका मतलब अपने को कॉम्प्लीमेंट लेना है। जैसे नॉट ए यानी कि ए डैश को अपन क्या बोलते हैं, नॉट ए बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, नॉट ए एंड लग रहा है बीच में, इंटरसेक्शन होगा, और नॉट बी को लेना है। तो नॉट ए को ए नॉट यानी ए डैश, इंटरसेक्शन एंड के लिए मैंने इंटरसेक्शन यूज किया है, और नॉट बी के लिए बी डैश। वापस सुन लीजिए, नॉट ए का ए डैश, एंड के लिए इंटरसेक्शन, नॉट बी के लिए बी डैश, और होता तो अपन यूनियन यूज करते हैं। ठीक है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये हमको एक्चुअली निकालना है। तो किसी को अगर एक छोटा सा लॉ पता हो जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ ये बोलता है कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन नहीं, ए नॉट यूनियन बी नॉट को भी आप लिख सकते हो क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। ये दो बातें भी आपको ध्यान में रखनी, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। ठीक है ना, डी मॉर्गन लॉ या डी मॉर्गन थ्योरम भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल नॉट अपन इसको लिख सकते हैं। और ए यूनियन बी का होल नोट क्या होता है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये भी हमको पता है ना, किसी भी चीज का जो नॉट होता है वो क्या होता है 1 माइनस, सेम चीज है ना, 1। अच्छा 1 तब होगा जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, बाकी नॉर्मली यूनिवर्सल सेट से माइनस होता है। ठीक है ना, सेट में यूनिवर्सल सेट से माइनस होता है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते तो 1 से माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस, अब ए यूनियन बी तो अपने को नहीं दे रखा है, लेकिन क्या किसी को पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। और निकाल क्या रहे हैं बच्चों अपन, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ही अपन निकाल रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा 1/4, पी बी आपका हो जाएगा 1/2 माइनस ये आपका 1/8 है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पर। तो 1 माइनस, पहले अंदर सोल्व करेंगे फिर बाहर अपन इसको लेके आएंगे। ठीक है, 4 2 8 का एलसीएम आपका 8 ही आना है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 चौके 8 माइनस 8 एकम 8, 4 और 2 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। तो 1 माइनस 5/8, तो 8 में से 5 गया 3 बचेंगे, तो 3/8 आपका बचेगा। ठीक है ना, 3/8 बचेगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 3/8 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए जो दे रखा है आपको 1/2 दे रखा है, पी बी आपको दे रखा है 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी दे रखा है 1/4। अब ये आपको चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वही बात है, डी मॉर्गन का क्वेश्चन है ये भी। ए और बी आपको दे रखा है, मैं इसकी बात नहीं करता, नॉट ए। ठीक है, और इस बार और दे रखा है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि और देगा तो यूनियन यूज करना है। तो नॉट ए का मतलब ए नॉट है ना, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, नॉट ए और नॉट बी ऐसे है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, नॉट ए यानी ए डैश या ए नॉट। ठीक है ना, और का मतलब यूनियन, और नॉट बी का मतलब बी नॉट। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए। डी मॉर्गन लॉ जस्ट अभी बताया तो डी मॉर्गन लॉ,
क्या लिख सकते हैं, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दीजिए, इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट को होल पे कर दीजिए। तो यूनियन है तो उसको इस बार इंटरसेक्शन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जिसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। जहां पर ये चेक करना है अपने को कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि ए नॉट और बी नॉट अपने को 1/4 दे रखा है ना, तो ये अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो इसको तो मैं 1/4 लिख रहा हूँ, है ना, इसको तो मैं 1/4 लिख रहा हूँ। यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, बट आप यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो एक से अगर 1/4 चला जाएगा तो 3/4 बचेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी भी निकाल दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो सॉरी दे रखा है, निकालना क्या है, सॉरी दे रखा है, आप बस डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दीजिए। तो ये 1/2 इंटू 7/12 आएगा, ठीक है, 1/2 इंटू 7/12, तो ये तो 7/24 आ रहा है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी के, और जब नहीं बराबर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से करना है, आपको घबराने की बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। और एंड का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये थोड़ी कुछ बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए दे रखा है 0.3, पी बी दे रखा है 0.6, फाइंड करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, 4 चीजें इसमें निकालनी है, मुझे लगा एमसीक्यू है, 4 चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट दिया हुआ है ना, तो इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो सबसे पहले ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालना। अब वही बात देखो, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन करना है, और आएगा तो हमको क्या करना है बच्चों, यूनियन करना है। ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है ना, जहाँ पे पी ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, ये पी ऑफ बी है, पी ऑफ ए आपका 0.3 और पी ऑफ बी है आपका 0.6, और 6 3 जा 18, यानी 0.18 क्या आ जाएगा अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बिंदास होके ये अपना आंसर आ रहा है। सेकंड देख लीजिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड यानी इंटरसेक्शन नॉट बी यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमको निकालना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन नॉट बी क्या होना चाहिए, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप थोड़ा बहुत दिमाग वेन डायग्राम से भी लगा सकते हो। देखो ये वेन डायग्राम है, ये ए और ये बी, ठीक है ना, वही पहले वाला ही सीन है। तो ये जो है ना, इस साइड लिखा है ये ए है और ये जो लिखा है ये बी है, और जो बीच में आता है आपको पहले भी बताया गया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है कि बी को छोड़ के, देखो बी को छोड़ के जो भी बचा कुचा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बी नॉट बोलेंगे। तो बी को छोड़ के जो बचा कुचा है वो ये सब है, ये सब देखिए, ये सब बी को छोड़ के बचा कुचा, ये सब बी को छोड़ के बचा कुचा, मतलब बी का एक गोला है ना, इसको छोड़ के जो बचा कुचा है वो सब क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब क्या कहलाता है, बी नॉट कहलाता है। तो बी नॉट और ए में कॉमन कौन है, बी नॉट और ए में कॉमन कौन है, तो आप देख पाइएगा कि बी नॉट और ए है आपका, ये जो गोला है आपका ए है, ठीक है ना, ये आपका ए है। इस ए के अंदर और बी नॉट में कॉमन जो है ना वो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, देखो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ तक है ना, बस यहाँ तक, ये वाला हिस्सा। तो एक्चुअली में क्या है, ये ए से ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्शन है, क्या है ये, ए से किसका सब्ट्रैक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का। ध्यान से देखिएगा क्या है ये, ए से किसका सब्ट्रैक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का सब्ट्रैक्शन है ना। मैं खाली बात कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी के, मतलब ए और बी डैश के कॉमन की, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के कॉमन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन भी आप रख दीजिए, ए कितना है आपका 0.3 है,
और ए इंटरसेक्शन भी आपका 0.18 अभी निकल के आया था। ठीक है, तो 0 मान लीजिए, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके, 2 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके 2 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 0.12 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 30 में से 18 गए तो 12 बचे, तो ये आपका नॉट बी का आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही इसमें 2 और आंसर निकालने हैं अभी। थर्ड जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी है। थर्ड जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यानी कि यूनियन बी, ए और बी यानी ए यूनियन। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप बिल्कुल वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर इसका। तो ए कितना है, ये कहा ए 0.3 और बी 0.6 है, तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन भी आपने निकाला था अभी जस्ट 0.18। सॉल्व कर दीजिए, 6 7 8 9, 0.9 आ जाएगा से 0.18, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा वंस अगेन। ठीक है, और 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, यानी 0.72 0.72 ये आपका ए यूनियन बी है। एंड द फोर्थ वन जो अपने को निकालना है, नाइदर ए नॉर बी, इसको भी कैच कर लीजिए बच्चों। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि ना तो ए आएगा ना तो बी आएगा। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी का मतलब ना तो ए आएगा ना बी आएगा। अब ए भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, फिर दोनों ही नहीं आएंगे। तो दोनों ही नहीं आएंगे तो आप इसको 2 तरह से डील कर सकते हो, या तो आप ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट कंसिडर कर सकते हो, या ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसको मैं सिंपल तरीके से करना चाहूँगा, मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि आपने ए और बी दोनों को कंबाइन कर लिया और दोनों ही इसमें नहीं आएंगे, तो दोनों को आपने क्या कर दिया, 1 से माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो 1 माइनस, है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को आप 1 माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी क्या है बेटा, ए यूनियन बी 0.72 70 80 90 100 यानी 28, तो 1 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.28 आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, ये आपका इसमें रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है आप सभी को? तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, नाइदर ए नॉर बी मतलब दोनों ही नहीं आएंगे। क्लियर है सभी को, दोनों नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, देखो वही बात, डाई के अंदर कितने इवेंट होते हैं भैया, एक बार में 6 होते हैं, 3 बार टॉस किया तो 6 की पावर 3, यानी कि 216 इवेंट टोटल इसके हो जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो ऑड नंबर आना ही चाहिए। तो बच्चों एक बहुत ही सीधा बट लेंथी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये, और इसको करने के 2-3 तरीके भी हो सकते हैं, है ना, कई तरीके से इसको किया जा सकता है। उसमें से एक तरीका आप ये वाला भी देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गेटिंग ऑड नंबर आपको चाहिए। अब ऑड नंबर तो भैया बहुत बार आता है, देखो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस काउंट करूंगा ना, मैं अगर इसका सैंपल स्पेस काउंट करूंगा तो सैंपल स्पेस बहुत लंबा चौड़ा है, 1 1 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 1 1 1 फिर 1 1 2 एंड ऐसे चलता रहेगा, आपको पता ही है ना। इसमें 1 वाले जो होंगे वो 36 आएंगे, फिर 2 वाले भी 36 आएंगे, 3 वाले भी ऐसे आते रहेंगे, 36 36 मिला 216 इवेंट आपके टोटल इसमें बनेंगे। तो इसमें ही अपने को पूछ रहा है कि एटलीस्ट इवन एक बार तो आना चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आए। तो अगर कम से कम एक बार है, जैसे इसमें तो 3 बार आया है तो ये शामिल हो जाएगा, इसमें 2 बार आया ये भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई इवेंट और भी होता है जिसमें एक बार भी आया वो भी शामिल हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं यूँ निकालने जाऊँगा कि ऑड वाले कितने इवेंट है तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें प्योर इवन वाले जो इवेंट है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे इवेंट जिसमें प्योर इवन है ना, प्योर इवन जैसे कि 2 2 2, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ना, 2 2 2 प्योर इवन, 2 2 2 2 2 4 भी हो सकता है। ऐसे प्योर इवन वाले कितने इवेंट हो गए, तो प्योर इवन वाले बहुत कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। देखो
क्योंकि तीनों में इवन आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1 की सीरीज में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 के अंदर एक 1 हमेशा रहेगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा उसको। 1 वाली सीरीज में हमेशा 1 रहेगा, और 1 अगर हमेशा रहेगा तो 1 तो ऑड है, तो एटलीस्ट एक और तो आ ही जाएगा। तो 1 की सीरीज में कभी भी आपको कोई प्योर इवन नहीं मिलने वाला है। 2 की सीरीज में आपको प्योर इवन मिलेंगे, लेकिन वो भी कब मिलेंगे? देखो, दो जो 2 की सीरीज उसमें क्या है, जो 2 की सीरीज है उसमें 2 के बाद 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 के बाद 2 से भी स्टार्ट हो रहा है, 2 1 1 2 2 1 इस तरह से, फिर 2 3 1 है ना, 2 4 1 2 5 1 और 2 6 1 इस तरह से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो बेटा इसके अंदर देखो, मेरी बात सुनो, 2 1 वाले के तो अंदर 1 वाली सीरीज में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 वाली सीरीज के अंदर 1 आ गया, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, 3 और 5 भी हटा दो, तो खाली 2 2 2 4 और 2 6 वाली सीरीज मुझे चेक करना है ना, सिर्फ 3 सीरीज मुझे चेक करना है, 2 2 2 4 और 2 6 वाली सीरीज मुझे चेक करना है। कितने एलिमेंट है, दिमाग में सोच के लिखना है भैया। नहीं सोच पाते हो आप तो मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा, बट ये मुझे लगता है कि सोचने वाला तरीका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी बच्चों, कुछ हार्डवेयर इशू आ गया था। अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर एटलीस्ट वंस है ना, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने ही चाहिए। बच्चों जब मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूँ तो सैंपल स्पेस का बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना, 1 1 1 ऐसे चलेगा इसका, से 1 1 2 ऐसे चलेगा, 1 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। लंबा चौड़ा सैंपल स्पेस होता है, बनाने की जरूरत नहीं है, खाली एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, इसका सैंपल स्पेस ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर ऑड नंबर को छाटना तो बहुत मुश्किल काम है, ऑड नंबर को छाटना बहुत मुश्किल काम है। कितना आप कितने ऑड नंबर छाटोगे यार, हैं? ऑड नंबर को छाटना बहुत मुश्किल है। 2 तरीके बता दूंगा मैं आपको, उसका कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को करने के, एक बार ये तरीका समझ लीजिए आप। तो मैं क्या करता हूँ, इवन नंबर छाटता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन, सारे इवन नंबर हो वो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए ना मैं क्या करता हूँ, पहले इवन नंबर निकालता हूँ, इवन नंबर कितने हो सकते। तो देखो ऑल इवन नंबर, तो ऑल इवन के अंदर कौन कौन आ जाएगा, देखो जिसमें प्योर इवन होंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें सीरीज बनती है, देखो 1 की सीरीज है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की है। तो जो 1 की सीरीज है उसका पहला नंबर 1 1 1 है, वो तो आपका ऑड है, वो इवन है ही नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1 की पूरी सीरीज में ऑल इवन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो 1 की पूरी सीरीज में 1 आएगा, 1 खुद ऑड है, तो ऑल इवन कैसे आएगा? तो 1 की सीरीज में ऑल इवन नहीं आएगा, लेकिन क्या 2 की सीरीज में आएगा? इसका आंसर है बिल्कुल आएगा। तो 2 की सीरीज में कब आएगा, 2 की सीरीज में कब आएगा? तो देखो 2 की सीरीज में जो पहला इसका नंबर होगा 2 1 1 होगा, फिर 2 1 2 ऐसे चलेगा, तो उसमें 1 आ जाएगा और लफड़ा कर देगा। तो जो 2 की सीरीज है उसमें देखो 2 1 1 इस तरह से आएगा, है ना, फिर 2 2 1 की सीरीज बनेगी, फिर 2 3 1 की सीरीज बनेगी, फिर 2 4 1 की सीरीज बनेगी, फिर 2 5 1 की सीरीज बनेगी, और 2 6 1 की, ये सबकी सीरीज बनेगी, सबके अंदर 6 एलिमेंट है। तो बेटा इसके अंदर ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, क्यों? इन तीनों के अंदर ऑड है। कौन ऑड है? 1 बीच में आ रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ, साइड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। तीनों में 1 आ रहा है, मतलब तीनों में ऑड नंबर बीच में आ चुका है, मतलब ये तो अपने को कभी भी इवन आंसर नहीं, क्योंकि इस सीरीज में ये तो रहेगा रहेगा, 1 तो रहेगा 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 तो रहेगा, तो ये अपने को कभी भी इवन आंसर नहीं देगा, ऑल इवन नहीं देगा। तो ऑल इवन कौन देगा? 2 2 की सीरीज अपने को ऑल इवन देगी। तो 2 2 1 ऑल इवन नहीं है, लेकिन 2 2 2 तो है, ये ऑल इवन है। वैसे इसका अगला ऑल इवन क्या आएगा? 2 2 4 आएगा। अगला कौन सा आएगा? 2 2 6 आएगा। वैसे ही सोचिए, 2 2 के बाद में 2 4 भी अपने को देगा, तो 2 4 2 देगा, फिर 2 4 4 देगा, फिर 2 4 6 देगा, तीनों ऑल इवन है। फिर वैसे ही 2 की सीरीज में 6 भी देगा, 2 6 2 देगा, 2 6 4 देगा, और 2 6 6 देगा। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर आ चुके हैं आपके? 9 नंबर आपके 2 की सीरीज में आ चुके हैं, 9 2 की सीरीज में आए हैं।
वैसे ही अगर आप 3 की सीरीज देखो तो वो तो आपका आंसर देगी नहीं, लेकिन जो 4 की सीरीज है उसके अंदर भी आपको इस तरह के नंबर मिल जाएंगे 422 एंड सो ऑन। तो जो 4 की सीरीज है उसके अंदर भी सेम है ना, 422 फिर 424 और 426 ऐसे नंबर आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट यहाँ भी आएंगे। वैसे ही 6 की सीरीज में भी 622 एंड ऐसे करके 6 की सीरीज में भी 9 एलिमेंट आएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑल इवन के टोटल कितने एलिमेंट अपने पास में आएंगे? टोटल आएंगे अपने पास में 9 प्लस 9 प्लस 9। 2 की सीरीज में 9, 4 की सीरीज में 9 और 6 की सीरीज में 9, कितने हो गए? टोटल 27 एलिमेंट अपने पास में वो आएंगे, या 27 इवेंट या 27 आउटकम वो आएंगे जो इवन है, सारे के सारे इवन है। क्लियर? सारे के सारे कैसे हैं? वो इवन है। तो अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन, सारे इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 27 बाय, क्योंकि अपने पास ऑल इवन कितने हैं? 27 है, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 216। 27 की टेबल 216 आता है, बिल्कुल आता है बेटा, 1/8 टाइम से आता है। ठीक है ना, तो ये 8 बार कट जाएगा, तो ऑल इवन कितने आ जाएंगे आपके? 1/8 आ जाएंगे। ये आपके ऑल इवन है। तो अपना आंसर ऑल इवन नहीं है, अपना आंसर क्या था? देखो मैं समझाता हूँ। अपने को निकालना था गेटिंग ऑड नंबर। अब मैंने बोला कि ऑड नंबर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इवन निकाल देंगे और इवन को 1 से माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है टोटल, वो किससे मिलके बनी है? वही बात है, ठीक है। कोई भी एक जो इवन है वो, ठीक है, एनी क्या, सॉरी, ऑल इवन, ऑल इवन, इसको ऑल कर देंगे अपन, ऑल इवन प्लस एटलीस्ट 1 ऐड, सॉरी एटलीस्ट 1 ऑड, है ना, कम से कम एक ऑड भी होगा वो, और या इवन, सब मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है, ठीक है। तो अगर आपको एटलीस्ट 1 ऑड निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? टोटल से माइनस कर सकते हो ऑल इवन को। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। और ऑल इवन कितना है आपका? 1/8। तो 1 से 1/8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7/8 आएगा। तो ये 7/8 जो आया है वो एटलीस्ट 1 ऑड है, एटलीस्ट 1 ऑड आपका 7/8 है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये एक अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, और भी अप्रोच हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी ये भी एक अप्रोच है। क्लियर है आप सभी को? पर दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये भी है, ये क्वेश्चन हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाले एक्सरसाइज में दिया है, तो क्या ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी हो सकता है? तो इसका जवाब बिल्कुल यस है ना। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? 12वां, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो तरीका तो वही है ना। एटलीस्ट 1 ऑड होने का मतलब यही है कि आपको 1 से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन को। तो इस बार भी आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन निकालना है। तो ऑल इवन आपको निकालना है। देखो एटलीस्ट 1 ऑड वाला थोड़ा सा पेचीदा तरीका है, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगता है वो, उससे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट 1 ऑड डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। उसमें मल्टीपल केस आपको मानने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं करना अपने को। इससे बड़ा एक ही केस लो, उसको टोटल से माइनस कर दो, क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑड में आप एक बार मानोगे कि एक बार एक ऑड है, फिर 2 ऑड है, फिर 3 ऑड है, इस तरह से मल्टीपल केस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे करेंगे कि आपने क्या है, डाइस को 3 बार थ्रो किया है, डाइस को आपने 3 टाइम्स क्या किया है? थ्रो किया है, ठीक है। तो अगर 3 टाइम्स आपने थ्रो किया है तो अपन ऐसे मानेंगे कि जब आपने पहली बार थ्रो किया, ठीक है ना, तो वो आपका पहला इवेंट था, उसको अपन ई मान लेंगे। फिर दूसरी बार थ्रो किया, उसको अपन एफ मान लेंगे। तीसरी बार किया, उसको अपन जी मान लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब पहली बार आप थ्रो करोगे, ठीक है ना, पहली बार आप थ्रो करोगे तो कितने क्या मतलब जो इवन है उसके आने के चांस क्या रहेंगे? तो देखो टोटल डाइस के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 सिंगल डाइस की बात करो, है ना, क्योंकि एक डाइस को अपन 3 बार थ्रो कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब सिंगल डाइस का इवेंट ही लेके चलेंगे अपन। तो टोटल 6 इवेंट है, उसमें से इवन कितने बताओ? 2 4 और 6 इवन है, मतलब 3 नंबर इवन है और टोटल 6 है। तो जब आप पहली बार थ्रो करोगे
तो 3 इवन है और टोटल 6 है, यही आपका रिजल्ट रहेगा। दूसरी बार जब थ्रो करोगे तब भी वापस इवन आना चाहिए, तो वापस वही बात, 3 इवन है, 3 इवन है और टोटल 6 है। वापस जब तीसरी बार थ्रो करोगे वही बात, 3 इवन है, टोटल 6 है। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/8 आ जाएगा। ऑल इवन कितना आ जाएगा आपका? 1/8, 1/8 आ रहा है, 3 2 6 है ना, 1/8 आ जाएगा। 2 2 2 8 आ जाएगा। तो ऑल इवन आपका 1/8 आ गया। अब वही बात, एटलीस्ट वन ऑड, एटलीस्ट वन ऑड क्या होगा? 1 माइनस ऑल इवन, ऑल इवन, तो ऑल इवन को भाई माइनस कर दो इससे, तो 1 माइनस 1/8 दैट इज बेसिकली 7/8। ठीक है ना। तो ये भी एक अप्रोच है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको छोटा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें आपने दिमाग लगाया है। उस वाले में भी दिमाग लगाया है, क्योंकि 216 बनाना पॉसिबल नहीं है। पर मेरे को दोनों तरीके समझाने थे, मुझे हकीकत में दोनों समझाने थे। जरूरी है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना भी समझ में आना चाहिए। अब तीसरा एक और तरीका है, लेकिन मैं खुद भी नहीं मानता कि उसको मुझे बताना चाहिए, बहुत सेंसलेस तरीका है, एटलीस्ट वन ऑड वाला, जिससे आप डायरेक्ट एटलीस्ट वन ऑड निकाल सकते हो, है ना। तो मैं इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब पहली बार क्या आया भैया? विद रिप्लेसमेंट आया है। अब रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे जो भी करना है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 तो ब्लैक बॉल है, ठीक है ना, और 8 कैसी है? रेड बॉल है। टोटल कितनी बोले हो गई है बेटा? 10 और 8 टोटल 18 बोले यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। इसमें से 2 बोले निकाल लिए, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं और डायरेक्ट करेंगे, लंबा चौड़ा, कोई EFGH नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप पिछले इस क्वेश्चन से अगर देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत तो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो पहला ये है कि बोथ आर रेड, दोनों बॉलें जो आपने निकाली वो कैसी है? रेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली बॉल जो आप निकाल रहे हो वो रेड ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वही तरीका है ना, इवेंट को आप वही ए और बी मान लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या होगा? फर्स्ट बॉल इज रेड, एंड बी क्या होगा? सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इस बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, विद रिप्लेसमेंट है ये। क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होती तो बात ही कुछ और होती, लेकिन विद रिप्लेसमेंट है। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? वापस बॉल रखी जाती है। और इससे मेन बात यह है कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए, चाहे एग्जाम्पल्स में किए या फिर अभी तक किए, उन सभी में कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट था, ठीक है ना। लेकिन इस बार विद रिप्लेसमेंट है तो चेंज हो गया है ना फिर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो 8 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है? 18 है। सभी को क्लियर है? अब बी होने, मतलब ए होने के बाद भी, तब देखो ए हो गया है मान रहे अपन, लेकिन उसने वापस रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो उसने एक बॉल निकाली तो एक बॉल कम तो हुई, लेकिन उसने वापस वो बॉल रख दी तो वापस वो बॉल क्या हो गई? बराबर हो गई। अब क्योंकि वो बॉल वापस बराबर हो गई तो वापस 8 रेड बॉल वापस हो चुकी है और टोटल बॉल कितनी हो गई? वापस 18। तो सेकंड टाइम आप जब निकालोगे तब वह वापस टोटल 8 बॉलें होगी। टोटल मतलब रेड बॉलें 8 होगी और टोटल कितनी बॉलें होगी? 18 बॉलें होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 और 9 आ रहा है, ये 4 और 9 आएगा, 4 चौक 16 और 9 9 81, यानी कि 16/81, 16/81 आपका आंसर आएगा। बहुत रेड का आंसर आपका ये आएगा। सेकंड पे बढ़ते हैं अपन। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो फर्स्ट ब्लैक है, वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी वापस निकालिए, ठीक है ना, वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। तो इस बार हुआ यूँ है कि ये जो है ना, ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक है, और जो सेकंड है वो कैसी है? रेड है। और याद रहे रिप्लेसमेंट के साथ है। तो कर लेते हैं लगे हाथ। ब्लैक बॉल कितनी है भैया? ब्लैक बॉल कितनी है? 10 बॉले ब्लैक है, टोटल बॉले कितनी है? 18 है। वापस निकाली और रख दी। तो अब रेड बॉले कितनी बची भैया? तो रेड बॉले उतनी कितनी रहेगी? रेड बॉले कितनी बचा? 8 रेड बॉले है।
और टोटल बोले अभी भी कितनी है, 18 ही है भाई, चेंज थोड़ी किया आपने। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और ये आपका वही 4/9, तो 5 चौक 20 बाय 9 9 में 81, 20/81 आपका आएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। और एक से लास्ट आंसर, थर्ड वन, ये भी अपन देख लीजिए। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, ठीक है। अब यह थोड़ा सा मामला पेचीदा है। इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन ऑफ देम, कोई भी एक, इज रेड एंड, एक मिनट है, वन ऑफ देम इज ब्लैक, सॉरी, वन ऑफ देम इज, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। मतलब जब उसने बॉल निकाली तो कोई भी एक ब्लैक थी और दूसरी क्या थी, रेड थी। अब उसमें क्या है, ऑर्डर का फर्क आ गया आगे पीछे। मतलब हो सकता है पहले उसने ब्लैक निकाली फिर रेड निकाली हो, या फिर पहले उसने रेड निकाली हो और फिर उसने क्या निकाली हो, ब्लैक निकाली हो। तो हमारे पास दो केस हो चुके हैं ना, दो केस, ये केस फर्स्ट, जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट इज ब्लैक, पहली ब्लैक होगी, एंड सेकंड को अपन क्या मान लेते हैं, इज रेड मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, ब्लैक से रेड की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक इंटरसेक्शन रेड कर देता हूं मैं, ठीक है। ब्लैक के बाद रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले आपने ब्लैक निकाली और उसके बाद हमने रेड निकाली ओवर ब्लैक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, देखो जो ब्लैक है वो कितनी है भैया, ब्लैक कितनी है, ब्लैक आपकी 10 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना। तो 10/18, 10/18, फिर रिप्लेसमेंट कर दिया, रेड निकाली, रेड कितनी है, 5 है, सॉरी 8 है, 8 है, रेड 8 है, तो 8/18 कितना आएगा आपका, वही है अभी जस्ट सॉल्व किया आपने, अभी जस्ट आपने सॉल्व किया, ये देखिए, है ना, 10/18 और 8/18, 20/80 बना रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया, ये पहले केस का आंसर है। वैसे सेकंड केस मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट है वो रेड है एंड जो सेकंड मैंने निकाली है वो ब्लैक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऑर्डर मायने रखता है बच्चों, ऑर्डर मायने रखता है। तो पहले रेड है फिर ब्लैक है, तो पहले रेड निकली और उसके बाद में आपने क्या निकाला, ब्लैक निकाली ओवर रेड, और रिप्लेसमेंट के साथ है तो कोई लफड़ा ही नहीं। तो जब रेड निकलेगी तो क्या आएगा, 8/18 आएगा, रेड की प्रोबेबिलिटी 8/18 है, फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ओवर रेड क्योंकि रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो 10/18। तो आंसर तो बेटा आंसर आपका 20/81 ही आएगा, ठीक है। दोनों ही केस का आंसर सेम आएगा, परंतु दोनों अलग अलग केस है, और मेरे लिए दोनों ही केस पॉसिबल है। तो जब प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो मेरे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो दोनों केस का एडिशन होगा। तो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है ना, एनी ऑफ देम इज रेड एंड ब्लैक, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो आएगी वो ये आएगी कि 20/81 फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी है, 20/81 सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 40/81। ये आपका आंसर रहेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकाली जाती है मल्टीपल केस की। वो जो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो वाला एटलीस्ट वन ऑड वाला, उसके अंदर भी यही करना था, है ना, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर सबको जोड़ना था। तो मैंने उस लफड़े को हटा दिया, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करवा दिया, परंतु वो भी एक तरीका था, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेंड करोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर। देखो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं भाई, ए जो है उसको सॉल्व कर रहा है कितने टाइम, मतलब कितने प्रोबेबिलिटी के साथ में, 1/2 से, बी उसको सॉल्व कर रहा है 1/3 से। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली अगर सॉल्व करें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, या तो ए ने करी होगी या फिर किसने करी होगी, बी ने करी होगी। ए और बी दोनों में से किसी ने भी एक ने सॉल्व कर दी होगी, कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है।
अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपको 1/2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वापस क्या हो जाएगा, देखो साइड में कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आपका 1/2 और बी आपका 1/3, कितना आ जाएगा 1/6। तो इसको अपन क्या लिख देंगे 1/6 लिख देंगे ना, इसको साइड में सोल्व किया अपन ने, आपको बीच में सोल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, ठीक है ना, पूरा का पूरा इवेंट है, ठीक है। तो 2 3 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 3 और 2 5 में से एक गया तो 4, 4/6 यानी कि 2/3। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और फर्स्ट का ये आंसर है ना। किसी भी एक ने अगर सॉल्व किया है तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सेकंड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसने बखड़ा खड़ा कर दिया है, किसी न किसी एक ने तो प्रॉब्लम सॉल्व करी ही है, या तो ए ने करी या फिर क्या करी है बी ने करी है। अब वापस या दो केस बन गए, दो केस कैसे बन गए, या तो ए ने करी और बी ने नहीं करी, या फिर बी ने करी और ए ने नहीं करी, दो केस बन चुके हैं ना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, केस फर्स्ट है ना, ए सॉल्व्ड बी नॉट, ए ने कर दी पर बी ने नहीं करी, तो वो क्या होना चाहिए, देखो ए सॉल्व्ड बी नॉट। और यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको इंटरसेक्शन करना है, ठीक है ना, ए सॉल्व्ड एंड बी नॉट, ए ने सॉल्व करी और बी ने नहीं करी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने सॉल्व करी इसको मैं ए मान लेता हूँ, इंटरसेक्शन बी ने नहीं करी उसको बी नॉट लिख देता हूँ। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिख सकता हूँ, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बी नॉट को मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ए 1/2 है और बी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, 1 माइनस बी है आपका 1/3, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 तो 1/2 रहेगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये ए सॉल्व्ड एंड बी नॉट। केस सेकंड पे आ जाइए, जब ए ने नहीं किया सॉल्व, ए नॉट सॉल्व्ड एंड बी ने सॉल्व कर दिया। अब ए ने नहीं किया लेकिन बी ने किया है, तो ए का तो अपन नॉट कर देंगे और बी ने सॉल्व कर दिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन इसको लिख देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए नॉट को वही बात 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अपन एज इट इज लिखेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका बाय डिफॉल्ट ही 1/3 है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए इसको, दो एक से आधा गया तो आधे बचेगा, तो आधा इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1/6। तो देखो वही बात है, अलग अलग केस आप डिवाइड कर दो भले, लेकिन आपको तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली वन वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 और 1/6 को जोड़ दो, ठीक है। 6 और 3 का एलसीएम 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। किसी भी एक ने सॉल्व करी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर सभी को, 1/2 इसका आंसर आएगा, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वंस अगेन 52 कार्ड आपके सामने आ चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। पता करना है ई और एफ इंडिपेंडेंट कब कब होंगे। पहला ई चुन लो भाई, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। जो भी कार्ड आपने निकाला है वो क्या है स्पेड है, तो भैया देखो करना कुछ नहीं है, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई जो है वो स्पेड है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, तो स्पेड कितने होते हैं। तो वही बात है जो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो स्पेड जो होते हैं वो 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, और हार्ट भी 13 होते हैं,
ठीक है ना, ये हर पत्ते 13 होते हैं। ब्लैक जो होते हैं वो 26 होते हैं, और जो रेड होते हैं वो भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो टोटल पत्ते 52 है आपके। तो ई यानी स्पेड कितने हो जाएंगे, 13/26 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। वैसे ही एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, जो कार्ड है वो एस है। अब एस क्या होता है, तो एस तो इक्का होता है, इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होता है। स्पेड में 1 होता है, ठीक है, क्लब में 1 होता है, डायमंड में 1 होता है, और हार्ट में 1 होता है ना, चिड़ी पान सब में एक एक एस होता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, एस 4 हो जाएंगे। टोटल पत्ते कितने, 52 है। ये गलती कर दी है, सॉरी 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 सॉरी, 26 नहीं है, 52 है। टोटल पत्ते 52 है ना, टोटल 52 है, 13 चौक 52, या 4 आएगा, 1/4 आएगा, और यहाँ भी 52 है, ये भी 52 है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/13 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ई और एफ आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कार्ड जो है वो स्पेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। तो देखो स्पेड भी हो और एस भी हो, तो मैंने बोला ना स्पेड में 1 होता है। स्पेड में कितना बताया मैंने आपको, 1 ही तो बताया। तो स्पेड में 1 होता है ना, ओनली ये बोलना चाहता है स्पेड एंड एस, ठीक है, या एस ऑफ स्पेड लिखो आप इसको ढंग से, अगर लिखोगे तो आप इसको लिखोगे एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस है। तो स्पेड के एस कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे अगर अपन यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेड एक ही होता है बेटा, एक ही होता है, मतलब स्पेड इक्का, एस जो होता है स्पेड का वो एक ही होता है, इक्का एक ही होता है। तो 52 पत्तों में एक ही होगा, ठीक है ना। तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो आ रहा है वो 1/4 और 1/13 का मल्टीपल है। 1/4 इंटू 1/13, 13 चौके 52, तो 1/52 आ रहा है, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी कितना आ रहा है, 1/52। तो साफ साफ दिख रहा है कि ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो आप बोलोगे यस इंडिपेंडेंट, पहला वाला तो इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो वैसे ही दूसरा वाला चेक करते हैं अपन। दूसरा वाले का सीन क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ई जो है वो क्या है, ब्लैक कार्ड है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, लगे हाथ। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं टोटल, अभी जस्ट बताया 26 आपके कार्ड कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। तो 26/52 यानी कि 1/2। एफ पे आ जाइए आप, एफ क्या होगा, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, कार्ड इज किंग, कार्ड किंग होगा। तो देखो किंग, किंग कितने होते हैं, तो हर एक सेट के अंदर एक किंग होता है। हर एक सेट मतलब स्पेड के अंदर एक किंग होता है, क्लब में 1 होता है, ऐसे करके टोटल सब हर एक के अंदर एक एक है, तो टोटल 4 किंग आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी किंग की, टोटल 4 किंग है, कितनों पे, 52 पे। तो कितना आ जाएगा, 1/13 आपका आ जाएगा। फिर ई इंटरसेक्शन एफ कर दीजिए आप। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है कि ब्लैक कार्ड है और किंग है, दोनों होते हैं ना, इंटरसेक्शन में तो दोनों होते हैं, ब्लैक कार्ड भी होगा और किंग भी होगा। तो किंग ऑफ ब्लैक लिख देते हैं अपन, किंग ऑफ ब्लैक। तो ब्लैक के किंग कितने होंगे, ब्लैक के किंग कितने होंगे, तो ब्लैक के कितने किंग होंगे बेटा, 2 किंग ब्लैक के होंगे और 2 किंग किसके होंगे, रेड के होंगे। तो 2/52 लिख देंगे अपन, ठीक है। तो 1 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर दीजिए। तो 1/2 इंटू 1/13 कितना आ रहा है, 1/26, जो कि किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस इंडिपेंडेंट, यानी कि 2 सेट तो आपके इंडिपेंडेंट है ना। ताश के पत्तों के गेम में इंडिपेंडेंट होता है ना, हर इवेंट, वो हर तो नहीं मतलब मोस्टली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। थर्ड सेट पे आ जाइए बेटा, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, और लग गया है। थर्ड पे आ जाइए, जो कार्ड है वो किंग और, 1 मिनट है, इसको प्रोबेबिलिटी बाद में लिखेंगे, पहले अपन इवेंट लिख देते हैं। ई जो है वो क्या दे रखा है, ई आपको दे रखा है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। तो जो कार्ड है इज किंग और क्वीन, या तो किंग है या फिर क्या है, क्वीन है, ठीक है। इसका मतलब देखो और लग गया है,
और लगने का मतलब होता है दोनों को शामिल करना है। तो किंग को भी शामिल करना है, क्वीन को भी शामिल करना है। तो ताश के पत्तों में टोटल 4 किंग है और 4 क्या है, क्वीन है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने जाऊंगा तो टोटल किंग और क्वीन मिला के टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है। तो 8/52 आएगा। वैसे ही अगर मैं एफ की बात करता हूँ तो एफ क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। वही बात है, कार्ड जो है वो क्वीन है और जैक है। तो बच्चों जैक भी 4 होते हैं, जोकर नहीं है, जैक है। जैक भी 4 होंगे और क्वीन भी क्या होगी, 4 होगी। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालोगे वंस अगेन, 4 और 4 कितने पत्ते हो गए, 8, 52, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की बात करो, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें किंग है, इसमें किंग नहीं है, इसमें क्वीन है, इसमें भी क्वीन है, इसमें जैक है, इसमें जैक नहीं है। कॉमन जो है वो क्वीन है। तो क्वीन कॉमन है, क्वीन कॉमन हुई ना, दोनों में कॉमन तो क्वीन है। तो क्वीन के कितने पत्ते भैया, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/52। ठीक है ना। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, पहली बात तो आप ई और एफ निकालोगे तो आप पाओगे कि ये 8/52 है। काट सकता हूँ, मैं काट नहीं रहा हूँ उसको ना, क्योंकि इसको अपने को कोई आंसर नहीं निकालना, अपने को खाली चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी एंगल से पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है। 8 और 8 64 होता है, या 4 है ऊपर। ठीक है, 52 का मल्टीपल भी, तो यह मामला आपका सेट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नहीं आ रहा है ये बराबर, किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। तो क्योंकि नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26, और ये 1/13 आएगा। ठीक है ना, 1/13, और ये पे अपना क्या आएगा, 1 मिनट, 1/13 नहीं आएगा, सॉरी, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2/13 आ रहा है। ठीक है ना, 2/13 आ रहा है। तो इधर भी 2/13 आ रहा है। तो ये 4/169 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कोई सेंस नहीं बनता, बराबर तो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के नॉट इंडिपेंडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन ये है, एक हॉस्टल के अंदर 60% स्टूडेंट जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो 60% जो दे रखा है ना, ये बाय डिफॉल्ट उसने प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है। 60% मतलब देखो परसेंटेज में भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, हिंदी को मैं एच मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मान लेता हूँ, वो हो जाएगा 0.6 सीधा। 60% का मतलब 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा अपना 0.4 हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली कोई लफड़ा नहीं है। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और जो 20% है वो बोथ दोनों के दोनों, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जब भी ऐसा हो, एंड इंग्लिश लग रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश लग रहा है, तो एंड का मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दे रखा है। ठीक है ना, और वो कितना दे रखा है, 20%, यानी कि 0.2 दे रखा है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब सवाल यह है कि एक स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो क्या होगा बेटा, ये मेरी बात समझो, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, इसका मतलब दोनों ही नहीं आते। ठीक है, तो दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही नहीं आते तो दोनों को हटा दो ना, दोनों के यूनियन का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। हिंदी और इंग्लिश के यूनियन का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है।
तो हिंदी और इंग्लिश के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये होना चाहिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी यूनियन इंग्लिश आपको निकाल देना है, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन, सॉरी यूनियन तो यहाँ पे है, इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आपका 0.6, फिर 0.4, 0.6 प्लस 0.4 माइनस, ये शायद 0.2 था, 0.2, 0.2 है ना। तो 6 और 4 1 आ गया, 1 में से 2 गया तो 0. ठीक है, 0.8 आ जाएगा। तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 0.8, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 0.2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये पहले का जो आंसर है, पहला क्या क्वेश्चन था, बोथ हिंदी, सॉरी नाइदर हिंदी और इंग्लिश, है ना, नाइदर हिंदी और इंग्लिश का यूनियन कितना आ जाएगा, 0.2, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड वाला पार्ट है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है ना, सेकंड वाला बी ऑप्शन है। ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी रीड्स इंग्लिश, किसी को पता पड़ रहा है, कंडीशनल है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये आपको निकालना है कब, व्हेन शी रीड्स हिंदी, जब वो हिंदी पढ़ती है उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकाल। देखो एक और बात, ये आंसर है ना, फ्रैक्शन में भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन की आदत है तो आप इसको 2/10 और 1/5 भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो, बाकी ये तो है ही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसके अंदर, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, कंडीशनल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर ओवर व्हेन शी रीड्स हिंदी, यानी कि हिंदी के ऊपर इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यही आएगा, है ना, ई बाय एच का फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यही इसका फॉर्मूला आएगा। बच्चों बहुत जरूरी है पहचानना कि आप कंडीशनल को पहचान सको। देखो कंडीशनल को मैंने कैसे पहचाना, ठीक है ना, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इसने बोल दिया कि वो हिंदी पढ़ती है, उसके बाद उसने पूछा कि इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है उसने कंडीशन रखी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन एच क्या है, तो ए इंटरसेक्शन एच, देखो एच इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन एच बात एक ही है, तो 0.2 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगा, हिंदी की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। ठीक है, तो 2 से 6 कटा, यानी 1/3 आपका आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच आपका आ जाएगा 1/3, ये भी आपका एक आंसर आ गया, एक 1/5 और दूसरा 1/3। तीसरा क्वेश्चन और बाकी रह रहा है यहाँ पर, तो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। सी वाला ये है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश, सॉरी हिंदी न्यूज़पेपर। एक बार आप खुद दिमाग लगा दीजिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी, एक मिनट में भूल जाता हूँ बार बार, शी रीड्स इंग्लिश, शी रीड्स हिंदी, शी रीड्स, ठीक है, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, सॉरी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है ना, सही लिख रहा था मैं, शी रीड्स हिंदी व्हेन शी रीड्स इंग्लिश। ठीक है, जब हिंदी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, जब वो इंग्लिश पढ़ रही है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी निकालनी है ओवर इंग्लिश निकालनी है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश 0.2 ही है, ठीक है ना, 0.2 ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश आपका 0.4 है। ठीक है, तो ये 1/2 आपका आ जाएगा, तो 1/2 इसका आपका आंसर है, हिंदी और इंग्लिश, है ना, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेकंड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं।
है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल को समझना बहुत बहुत जरूरी है भैया। इफ को भी पकड़ लो, कंडीशन पकड़ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कंडीशन पहचान, अच्छा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कंडीशन कहाँ से आ गई पता नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया, अपन ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। देखो पेयर ऑफ डाई है, पेयर ऑफ डाई का मतलब क्या हो गया कि 6 का स्क्वायर 36 इवेंट है। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, वाह उस तरह के क्वेश्चन है ये। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, हर डाई जब भी आप डाई उछलोगे तो इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इवन और प्राइम नंबर आइडेंटिफाई कर लो आप। तो इवन और प्राइम नंबर देखो, तो 1 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इवन नहीं है, 1 ऑड है, ठीक है। 2 पे आ जाएंगे तो 2 इवन है, बिल्कुल इवन है, और 2 प्राइम नंबर भी है। तो इवन प्राइम नंबर आपको मैं बता दूं 2 ही है, और कौन है, बाकी आप सोचिए और कौन है। 2 इवन प्राइम नंबर है, तो दोनों ही इवेंट पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, यानी कि 2 और 2 ये अगर आता है तो इसका मतलब इवन प्राइम नंबर आया है, बाकी और कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो इवन प्राइम नंबर तो इसी को बोलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, कितनी बार आएगा बताओ, एक बार ही आएगा, 1 बाय टोटल इवेंट कितना है 36, तो 1 बाय 36 का आंसर है, सीधा डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट है ए और बी, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। इफ, तो ये 4 कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, पी ए डैश पी डैश आपको दे रखा है, ठीक है, पी ए बराबर पी भी दे रखा है, और चौथी कंडीशन भी आपको दे रखी है। तो बेटा देखो फर्स्ट वाला तो नहीं है, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैंने आपको बहुत ही पहले ही क्लियर कर दिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी इंडिपेंडेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, कंपलसरी तो है ही नहीं, तो उसको हटा दो। और हो ही नहीं सकता बेटा, हो ही नहीं सकता, समझो किसी बात को। इसका ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ना फाइनल सेट आता है, और प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 0 आता है, ऐसा इंडिपेंडेंट में नहीं होता, ठीक है। और सी वाला जो इवेंट है बराबर भी कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है बराबर हो, ठेका तो नहीं ले रखा है। और ए और बी मिला के 1 आ जाएगा, टोटल इवेंट आ जाएगा, ऐसा तो अपन ने कई किसी क्वेश्चन में नहीं देखा। तो बेटा आंसर तो बी है इसका श्योर शॉर्ट, लेकिन बी जो है उस फॉर्मेट में नहीं नजर आ रहा है जिस फॉर्मेट में अपन चाहते हैं। तो मैं आपको कह देता हूँ कि ये उसी फॉर्मेट में जो आप चाहते हो, बस आपकी नजरें पहचान नहीं पा रही है। ये 1 माइनस पी ए लिखा हुआ है और दूसरा 1 माइनस पी बी लिखा हुआ है। तो देखो 1 माइनस पी ए को आप पी ए का कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस पी बी को पी बी का कॉम्प्लीमेंट आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप समझोगे कि ये भी तो एक केस था जब अपन ने बात करी थी, कि जब मैंने इसके एग्जाम्पल करवाए थे, जब मैंने इसके बारे में कंसेप्ट समझाया था, तब मैंने इसके 3-4 केस लिखाए थे। तो उसमें एक केस ये भी था, ठीक है ना। 4 केस मैंने लिखाए थे कि ए बी होगा तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी मैंने क्या लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश क्या लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और उसमें ये भी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसको इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में लाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो उस फॉर्मेट में लाया जा सकता है, पर कोई जरूरी नहीं बेटा, जो फॉर्मेट अपने आप में क्लियर है उसको क्यों बदलने की जरूरत है। आई बात समझ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी के साथ में धन्यवाद आपका, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कीजिए। इसी के साथ में आपका लेक्चर आप ख़त्म होता है।